नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर के आईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र। उनके नाम पे एक रिकॉर्ड है। वो इंदौर में प्रोफेशनल आईपीएस ऑफिसर रहे, हाथोद थाने के प्रभारी रहे, वो इंदौर में एसएसपी रहे, वो इंदौर में 2 बार डीआईजी रहे और प्रमोशन के बाद भी फिलहाल उनको इंदौर में ही पदस्थ किया गया है। अपनी काबिलियत, अपनी ईमानदारी और अपनी सख्ती के कारण उन्होंने इंदौर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। हाल ही में सेक्स रैकेट माफिया और ड्रग माफिया पे जो जबरदस्त प्रहार आईजी मिश्र के नेतृत्व में किया गया है, उसकी पूरे प्रदेश में प्रशंसा हो रही है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 70 करोड़ रुपए की ड्रग्स इंदौर की क्राइम ब्रांच ने पकड़ी और जो तार उसकी जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम तक जा रही है। इतना बड़ा रैकेट का खुलासा करना न केवल इंदौर पुलिस के लिए बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भी गौरव और सम्मान का बात है। जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके धन संपत्ति को नष्ट करने की प्रभावी कार्रवाई इंदौर में की जा रही है, उसकी प्रशंसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने की है और दूसरे जिलों के एसपी को भी ये ताकीद किया है कि वे भी अपराधियों के खिलाफ जोरदार और प्रभावी कार्रवाई करें। मिश्र एक स्कॉलर हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मनोविज्ञान की जानकारी रखते हैं, मनोविज्ञान को समझते हैं। अनेक पुरस्कार उनको मिले हैं, अनेक जिलों के वो एसएसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने एक अभियान चलाया था लोगों को आत्महत्या से रोकने का। उसको मध्य प्रदेश में हमेशा याद किया जाएगा और उसको मध्य प्रदेश में हमेशा से अच्छा प्रतिसाद मिला है। मिश्र साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े संक्षेप में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बातें की, जिसके लिए निश्चित तौर पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पे इंदौर में काम करना, इंदौर में रहना एक पुलिसिंग के हिसाब से एक बहुत बेहतर तजुर्बा रहा, काफ़ी बढ़िया तजुर्बा रहा। यहाँ पे जिस तरह से संवेदनशील है, जिस तरह अपराधों को लेकर के चुनौती यहाँ पर आती है, काम करने के लिए आपको बेहतर अवसर मिलते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम शहरों में इस तरह के चुनौतीपूर्ण मौके आते हैं। जिस तरह की गैंग्स की बात की आपने, जिस तरह के बड़े रैकेट्स की बात की जिसको पुलिस ने पकड़ा है, तो निश्चित तौर पर हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया और इन सारी चीज़ों को, इन सारी उपलब्धियों को पकड़ा, इन पूरे गैंग्स को ध्वस्त किया। तो निश्चित तौर पे यह मौका और इस तरह के काम करने का अवसर इंदौर में रहते हैं और हमारी टीम ने निश्चित तौर पे बेहतर काम किया है। सर, ये जो ड्रग्स माफिया आपकी जानकारी में है, सबसे पहले एक सेक्स रैकेट माफिया आपने पकड़ा, जिससे बांग्लादेश की महिलाएं बहुत आती थी, लड़कियां बहुत आती थी और वहां से आपको ड्रग्स का एक रैकेट मिला। सेक्स और ड्रग्स रैकेट, ये दोनों रैकेट की जब आपको सूचना मिली तो किस तरह से आपने 2 प्रश्न है मेरे। एक तो मैं इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी जानना चाहता हूं कि किस तरह से काम करते हैं, और दूसरा पुलिस ने किस तरह से जाल बिछाकर इनको अपने गिरफ्त में लिया, वो जानना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से जो पुलिस का पूरा जो ये ऑपरेशन था, पुलिस का पूरा जो कार्रवाई थी, ये स्वतः प्रेरित थी। इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आई थी। पूरी तरह से जो अभियान था, पुलिस की जो पूरी कार्रवाई थी, इसमें थोड़ी सी सूचना को पुलिस ने डेवलप किया, छोटी भी सूचना को पुलिस ने धीरे धीरे विकसित किया और उस सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले तो उस ड्रग रैकेट से पहले जो देह व्यापार से जुड़े जो बड़े मामले को, जिसमें बांग्लादेश से जो तार जुड़े थे, और उसके आधार पर पुलिस ने जो कार्रवाई की, तो सबसे पहले तो उसके आधार पर छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और उसके बाद जानकारियाँ मिली, उसमें ड्रग्स के बहुत सारे उसमें प्रारंभिक जानकारियाँ आई और उसके बाद पुलिस का पूरा जो ध्यान गया इस ड्रग के रैकेट की तरफ गया। पुलिस का पूरा जो फोकस था
इस ड्रग के मामले में इसलिए गया क्योंकि इससे युवा पीढ़ी पूरी तरीके से प्रभावित हो रही थी और पाया गया कि इसका जो असर है न सिर्फ यहाँ पर बल्कि आसपास के कई राज्यों तक फैला हुआ है। इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जब काफ़ी गंभीरता से इसमें जब काम शुरू किया तो पता चला कि पुलिस ने जितना सोचा था उससे भी बड़ा रैकेट निकला। इसमें पुलिस को लगा कि इसमें 3-4 राज्यों तक इसकी जड़ें फैली हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से इसकी कड़ियाँ जुड़ी हैं। पुलिस ने लगभग 1.5 महीने तक लगातार मेहनत की और उस मेहनत के बाद अंतर नतीजा हुआ कि अंतर 70 करोड़ के भारत तक सबसे बड़े एक इस तरह के रैकेट को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे आरोपी पकड़े गए जो कि काफ़ी लंबे समय से और बड़े स्तर पर इस अपराध में सक्रिय थे। जैसे कि आपने जिक्र किया मुख्तब जो बड़े अपराधी जो अंडरवर्ल्ड थे, जो अबू सलेम और उसके साथ के जो शूटर्स थे जो पहले बड़े अपराधों में रह चुके हैं, जो गुलशन कुमार हत्याकांड में आरोपी हैं या फिर बम्बई बम ब्लास्ट से जुड़े हुए आरोपी थे। ये अपराध की दुनिया में इस तरह के ड्रग्स के अवैध व्यापार के बल पे कायम थे और काफ़ी बड़े स्तर पर इनका इस तरह का अवैध व्यापार था। पुलिस ने उस नेटवर्क को ध्वस्त किया। जरूरत थी कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ने के बजाय देश के उन सबसे बड़े रैकेट से जुड़े हुए लोगों पर प्रहार किया जाए जो कि इसकी जड़ में है, तभी इसका प्रभावी असर दिखेगा और निश्चित तौर पे अभी जो कार्रवाई हुई है उसका प्रभावी असर दिखा है। सर, हम ये देखते हैं कि सामान्यतः ये होता है कि पेडलर्स पकड़ा जाते हैं, वो लोग पकड़ाते हैं जिनको आपकी भाषा में, पुलिस की भाषा में या ड्रग्स माफियाओं की भाषा में कैरियर्स कहा जाता है, कैरियर्स कहा जाता है, वो लोग पकड़ाते हैं। जो बॉस है, जो डॉन है, वो उसका नाम भी नहीं आता, उसका चेहरा भी नहीं आता क्योंकि उस तक सूत्र पहुंच ही नहीं पाते। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे जिक्र आया कि डी कंपनी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और डी कंपनी के कुछ गुर्गे इसमें आपके हाथ पे चढ़े हैं, जो प्रतापगढ़ में थे या जो बम्बई में ड्रग सप्लाई का काम करते थे, जो एक फिल्म अभिनेता की हत्या जो या आत्महत्या जो भी है उसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं क्या अगर सही ढंग से कार्रवाई हो और केंद्रीय एजेंसियां इसके साथ कार्रवाई करें तो हम वहां तक जा सकते हैं जहां जाना चाहते हैं? मेरा इशारा डी कंपनी की तरफ है। निश्चित तौर पे इसकी जो कड़ियां हैं वो न सिर्फ देश बल्कि देश के बाहर भी हो सकती हैं। इसमें देश से जुड़े हुए जितने बड़े अपराधी थे पुलिस ने उन सभी पे कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश में कार्रवाई की, महाराष्ट्र के कुछ शहरों में इससे जुड़े जो लोग थे उन्हें पकड़ा गया, राजस्थान के कुछ शहरों से लोगों को पकड़ा गया, बाकी भी कुछ राज्यों में पुलिस की टीमें भी काम कर रही हैं। इस पूरे नेटवर्क में अपराध का जो नेटवर्क है उसके लिए कोई भौगोलिक सीमा और जो राजनीतिक सीमाएं हैं राज्यों की वो मायने नहीं रखती। अपराधियों के एक ऐसा दुष्चक्र है, एक ऐसा उनका तंत्र है कि वो इन सीमाओं को धता बता करके ऐसे कुत्सित उद्देश्य के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। और अपना पुलिस का उद्देश्य है, उस व्यक्ति का उद्देश्य है जो कि कानून में आस्था रखता है कि इस तरह के जो भी इनका नेटवर्क है, जो नेक्सस हो, ध्वस्त हो। और पुलिस ने जो लगातार अभी प्रयास किए हैं, पुलिस ने जो लगातार अभी प्रहार किया है, उससे बड़े स्तर पर सबसे बड़े जो देश का नेटवर्क का जो ऊपरी जो हिस्सा है, जिससे जुड़े हुए लोग हैं, जो इसकी जड़ में लोग हैं, उन पर कड़ा प्रहार हुआ है और उनके मनोबल टूटे हैं। क्या इसमें केंद्रीय एजेंसियां जैसे रा होती है, एनआईए होती है, वो उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है इस पूरे मसले में? उसमें केंद्रीय एजेंसियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय एजेंसियां निश्चित तौर पे अभी इसमें नहीं है, लेकिन हम लोगों के जो साथी जो दूसरे राज्य हैं या दूसरी जो एजेंसीज हैं या दूसरे राज्यों में जो एजेंसियां काम करती हैं उनके हम लोग संपर्क में जरूर हैं और उनको आप अपने आउटपुट से दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। कई बार स्थानीय जानकारियां मिलती हैं जो उनके स्थानीय व्यवस्था के लिए चुनौती है। हम लोग हर राज्य में जाकर के वहाँ की व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं कर सकते। हमारी प्राथमिकता प्रथम दृष्टया जो आसपास के जिले हैं, मुख्यतः इंदौर है, और वो सभी लोग जो इंदौर के घटना से किसी भी तरीके से जुड़े हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, उन तक पहुँचना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कई ऐसी जानकारियाँ इस जाँच में आती हैं जो कि स्थानीय तौर पर पुलिस के लिए उपयोगी होती हैं। हमने वो जानकारियाँ जरूर उनके साथ शेयर की हैं। सर देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आप एक साइकोलॉजिकल भी काम करते हैं, मनोविज्ञान को भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो ड्रग्स है, इसमें जो नए बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आपने बहुत सारे हमने पढ़ा कि पब्स में, बार में, डिस्कोथेक में इस तरह की ड्रग सप्लाई होती थी। कुछ हनी ट्रैप्स टाइप के मामले होते थे, लड़कियां उनको, बच्चों को, नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, ड्रग्स देती थी। एक आंटी थी, आंटी की कुछ भतीजियाँ थीं जो पूरा एक नेक्सस बनाती थी, एक रैकेट बनाती थी। ये जो नई पीढ़ी ड्रग्स की तरफ जा रही है, क्या कारण आप समझते हैं इसका? नई पीढ़ी कई बार
समस्याओं की तह पे नहीं जा पाती है। कई बार अगर देखें तो नई पीढ़ी जो है, कई बार उसके पास संसाधन बहुत होते हैं, लेकिन दो चीज़ों की कमी होती है। एक, चीज़ों की तह में जाकर न समझना, जो ऊपरी चमक दमक है उससे प्रभावित हो जाना, और माता पिता के साथ संवाद कम होना। माता पिता संसाधन तो उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाते कि बच्चा उस संसाधन का उपयोग कैसे कर रहा है, क्या उपयोग कर रहा है। जब इन कुछ कार्रवाई हुई जो ड्रग पैडलर्स पे, कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन आए जो विदेशों में थे और बच्चों को बड़ी भारी रकम देते थे और पढ़ने के लिए भेजते थे। उन्होंने आश्चर्य किया कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा था और इतने हम पैसा खर्च करते थे और इतने अच्छी जगह पे था। जब उन्हें बताया गया कि तुम्हारा बच्चा ये इसके इतने वीडियो हैं, इसका मोबाइल देखो, इतने ड्रग की सप्लाई कर रहा है और इस तरीके से इस धंधे में उतर चुका है, तो वो चौंक गए। उनके लिए एक झटका था, सदमा था। लेकिन शायद माँ बाप सिर्फ संसाधनों को जुटा करके ही निश्चिंत हो गए, ये पर्याप्त न था। बदली उपस्थितियों में देखना होगा कि बच्चा कितना संवेदनशील है, बच्चा किनके संपर्क में है। आज तकनीक की दुनिया में किसी से भी जुड़ जाना बड़ा आसान है, इसलिए माँ बाप को संवेदनशीलता से इन मुद्दों पर ध्यान रखना होगा। मुख्य तौर पे बच्चे के आसपास के जो लोग हैं उन पर ध्यान रखना होगा, बच्चे को एक भरोसे में रखना होगा, उससे पर्याप्त संवाद रखना होगा, और शायद इन चीज़ों को करेंगे तब हम बेहतर ढंग से उस बच्चे को सही दिशा दे सकते हैं। सर, आपने जब इस पूरे केस को हैंडल किया होगा, आपका रिपोर्ट आई तो कुछ ऐसे मासूम बच्चे भी आपकी नज़र में आए होंगे, लड़के और लड़कियां दोनों, जो अचानक इन लोगों के संपर्क में आ गए, इन्होंने बहला फुसला कर कि ये तो हर्बल ड्रग्स है, इससे तो पढ़ाई ठीक होगी, इससे तो नींद नहीं आएगी, तुम ठीक से पढ़ पाओगे, तुम्हारी एकाग्रता बनेगी, या जिम बॉडी बनेगी, जिम में तुम जाओगे। तो इस तरह से बहला फुसला के इन बच्चों को ले लिया और बाद में ये बच्चे उनके शिकार हो गए, उनके नेक्सस में शामिल हो गए। ऐसे बच्चों को लेकर पुलिस का क्या रवैया रहा है? वही अपराधी वाला या थोड़ा सा उनके प्रति एक इंसानियत वाला, मासूमियत वाला? पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में दो स्तरों पे कार्रवाई की है, दो स्तरों पर चीज़ों को विभाजित किया है। पहले तो उन लोगों को जो ड्रग के इस तंत्र में जुड़े थे, कहीं से इसको सप्लाई करते थे, कहीं से शहर में लाते थे, जो यहाँ पे वितरित करते थे, ड्रग पैडलर्स का काम करते थे। और दूसरा वो हिस्सा जो इसका शिकार था। जब इसमें पाया गया तो पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लड़के शिकार हैं जो खुद निकलना चाहते हैं, खुद उनके घर वाले परेशान हैं, वो इस दलदल में आकर के इससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण या ड्रग से जुड़ी जो मानसिक स्थिति होती है उसके कारण वो निकलने में अक्षम है। मुख्य तौर पे जो लोग इससे जुड़े हुए थे, जो लेते थे या इसका शिकार हो चुके थे, पुलिस ने उनको एक पीड़ित के रूप में ही देखा। समान तौर पे उन पे अभी उनको इस कार्रवाई से दूर रखा गया, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में उन युवाओं से जानकारी भी नहीं आती और लोग खुल करके सामने नहीं आते जानकारियों को। इसमें उन्हें सलाह दी गई कि जो बच्चों को इस तरह के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में ले जाया जाए, उनका इलाज कराया जाए, उन पे किया जाए, और जो ड्रग के किसी भी तरह के अवैध व्यापार से जुड़े थे, उत्पादन से जुड़े थे, परिवहन से जुड़े थे, उन पर सख्त कार्रवाई की गई। और धीरे धीरे इन कड़ियों को पकड़ते पकड़ते हम उस स्तर तक गए जो पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क को ध्वस्त करने में कामयाब रही। सर, ये ड्रग माफिया किस तरह से काम करता है? इसका काम करने का तरीका क्या है? इसका एक ऐसा नेटवर्क है जो हर तरह के, हर जगह के अपराधियों को जुटा करके एक सामूहिक एक मंच बनाता है। उस पर बड़ी संख्या में, चूँकि ड्रग्स के मामले में बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इन अपराधियों को काफ़ी फायदा है, मुनाफा है, इसलिए लोगों को जोड़ते हैं। बच्चों को मुख्य तौर पे जो शिकार बनाते हैं, बच्चों को सबसे इनकी प्राथमिकता होती है कि नए जो बच्चे हैं, नए बच्चों को देखते हैं कि जो गांव से जो बच्चे आते हैं, जो संसाधन युक्त परिवारों से आते हैं, उस पर इनका फोकस रहता है। किस बच्चे की आर्थिक स्थिति बेहतर है, किस बच्चे के पास क्रेडिट कार्ड ज़्यादा है, कौन बच्चा पब में ज़्यादा जाता है, किस बच्चे के पास ज़्यादा गाड़ी है। अगर ये बच्चे इनके कुछ जो निश्चित जगह है वहाँ पे अगर दिख गए तो इनको एक फोकस करते हैं। उन बच्चों के पीछे किसी न किसी तरीके से उसका प्रयास करते हैं कि उसको हम उस पर प्रभाव डालें, उसको किसी भी तरह उसको विश्वास मिले। और फिर उसके बाद बच्चे की जैसी मानसिकता होती है, किसी बच्चे को वजन कम करने के नाम पर, किसी को जिम में बेहतर एक्सरसाइज करने में मददगार एक औषधि के रूप में, अलग अलग तरीकों से करके, और सभी की एक कोशिश होती है, इन लोगों की कोशिश होती है कि बच्चे को लेकर के और अपने प्रभाव में लाया जाए और फिर ड्रग के इस कारोबार को फैलाया जाए। मिश्रा साहब, एक बात ड्रग्स से अलग हटकर अगर मैं आपसे करूं तो इंदौर में सबसे पहले आपने ये कोशिश की कि जो अपराधी तत्व हैं, उन्होंने जिस अपराध के जरिए जो आर्थिक साम्राज्य अपना खड़ा किया, उसको तोड़ना, उसको नेस्तनाबूद करने की आपने कोशिश की और उसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब हुए। लेकिन कई बार ये भी सवाल उस कार्रवाई को लेकर उठता है कि गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। उस परिवार का क्या दोष है? जो अपराधी का परिवार है वो कहता है ये घर हमारा था, हम तो इसमें रहते थे,
ये घर तो मैंने बनाया, माँ ये कहती थी, बाप कहता था मैंने बनाया, लेकिन आपने तोड़ दिया क्योंकि वो अपराधी का घर था? मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे इस हिस्से पे, तो एक में कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसे मामले शुरू में सामने आए थे जिसमें कई क्रिमिनल्स ने, जो कि जिन्होंने चेन स्नैचिंग की थी, जिन्होंने मर्डर्स की थी, जिन्होंने सड़क पर आकर के एक पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया था, जब इस तरह के कानून का अतिक्रमण करके जब देखा गया तो उनके साथ जब कार्रवाइयाँ की गई तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल गिरा, मनोबल उनका ध्वस्त हुआ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पूरी कार्रवाई में उन लोगों पे ही कार्रवाई की गई जो कि बड़े अपराधी थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था, और साथ ही साथ ऐसे निर्दोष व्यक्तियों पर प्रहार किया था जो कि कानून में आस्था रखते थे। ऐसे कई चेन स्नैचर, कई लुटेरे, कई बैंक में डकैती, कई घटनाएं जो कि एक आम अमन चंद प्रसन्न व्यक्ति जो कि एक एक पैसे जोड़ करके अपनी रोजी रोटी खड़ा करता है, अपना रोजगार खड़ा करता है, उसको इन्होंने प्रहार किया था। उसको धमका करके कानून में जो आस्था पसंद व्यक्ति है उसको इन्होंने चैलेंज दिया था, और मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई हुई। जो भी कार्रवाई हुई वो कानून के दायरे में हुई, उसमें उसको प्रॉपर नोटिस दे करके उसने जो अतिक्रमण किया था उस अतिक्रमण के टूटने से उसके कानून के अतिक्रमण की जो एक प्रवृत्ति थी उस पर भी रोक लगी, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो कि कानून में आस्था रखता है उसकी कानून में आस्था और दृढ़ हुई। सबसे पहले मध्य प्रदेश में आपके कार्यकाल में ये शुरू हुआ कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी गई, और मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और सार्वजनिक रूप से इस कार्रवाई की प्रशंसा की, और बाद में इस फार्मूले को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया। क्या आपका अनुभव ये कहता है कि इस कार्रवाई की वजह से, या ये जो कार्रवाई हुई है इस वजह से, क्या आपको लगता है कि अपराधियों में खौफ बैठा और अपराध की दर कम हुई? निश्चित तौर पे कम हुई। अगर हम देखेंगे तो लगभग ऐसे 30% अपराधों में कमी आई है। हालांकि अपराध में कमी आने के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक कारण था कि अपराधियों पर जब सख्ती की गई, ऐसे अपराधियों पर लगातार इस तरह की कार्रवाई की गई, तो उनका न सिर्फ घर टूटे बल्कि उनका मनोबल टूटा। जो अतिक्रमण करते थे वो न सिर्फ कानून का अतिक्रमण करते थे, बल्कि वो कहीं ना कहीं कानून के साथ साथ एक लोगों की आस्था पे, जो अमन पसंद लोग हैं उनकी आस्था पर भी कानून में प्रहार करते थे। और इस तरह की कार्रवाइयों से निश्चित तौर पे व्यक्ति की कानून में आस्था जो दृढ़ रखते थे उनका भी एक भरोसा बढ़ा, अपराधियों में भय हुआ, अपराधी बहुत सारे शहर छोड़ के गए, बहुतों ने कई बार जमानतें नहीं ली। और अगर आप देखेंगे तो जो भी गंभीर अपराध है, जितने प्रॉपर्टी ऑफेंस है, जितने बड़ी ऑफेंस हैं, जितनी इस तरह घटनाएं हैं, सब में भारी कमी आई। सर एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि एक डकैती, 2 डकैतियाँ पड़ी हैं अभी, बहुत गंभीर डकैतियाँ हैं एरोड्रम क्षेत्र में और पश्चिम क्षेत्र में। क्या डकैतों तक आप पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, कब तक पकड़े जाएंगे? क्योंकि इस डकैतियों के बाद लोगों में घबराहट है, खासकर उन घरों में जहां लोग बुजुर्ग रहते हैं। मुख्तार, अब मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी अभी इंदौर में जिसको पुलिस ने न ढूंढा हो, और कुछ दिनों के अंदर इसमें भी हम लोग काफी करीब हैं। उनके फोटोग्राफ्स मिल गए, उनकी जानकारियां मिल गई हैं, उनके बारे में पुख्ती जानकारी मिल गई है। अगले 2 दिनों में इस मामले का हम लोग खुलासा कर देंगे। 2 दिन में डकैत पकड़े जाएंगे? जी। आप तक जितनी घटनाएं हुई पुलिस ने, आप चाहे इस तरह की 1-2 घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं, चाहे आप देखें तो बैंक डकैती से जुड़े एक बैंक डकैती हुई थी, कुछ तरह से घरों में इस तरह की कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने एक शॉर्ट एनकाउंटर में उन आरोपियों को पकड़ा था, सख्त कार्रवाई की थी, सारे आरोपी पकड़े गए थे। और भी छिटपुट जो भी चुनौतीपूर्ण घटनाएं हुई, पुलिस ने तत्काल तत्परता से कार्रवाई की। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में इन मामलों का भी खुलासा कर दिया जाएगा। आपको दूसरे अन्य कारणों से, कोविड आ गया, दूसरे कारण आए, आपको पुराने जो अंधे कत्ल हैं उनको सुलझाने का मौका नहीं मिला? जैसे सरोज जोशी हत्याकांड है, या जिस तरह से एक ठक्कर दंपत्ति का हत्याकांड हुआ था, कुछ पुराने आपको हत्याकांड जो हुए शहर के अंदर, उनको सुलझाने का मौका नहीं मिला। हालांकि जब आपने ज्वाइन किया था तब मैंने सबसे पहले आपसे जो टॉक शो किया था, और आपने इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सबसे पहला टॉक शो हमें दिया था, उसमें हमने ये चर्चा की थी आपसे कि क्या अंधे कत्लों को सुलझाने की दिशा में कोई काम होगा? जी, मुख्य तौर पे मैं अगर इसमें कहूँ तो अंधे कत्लों पर हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, और जो भी इस तरह के मामले आए, जो भी अंधे कत्ल आए हैं पिछले दिनों, जो भी पेंडिंग है, हम लोगों ने उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, काफ़ी उसमें कई जगहों पे उसमें सफलता मिली है। और अभी हाल फिलहाल के कोई ऐसे मामले नहीं आए जिसमें सफलता न मिली हो। पिछले अगर हम देखें तो लगभग पिछले 2-3 सालों के जो भी ऐसे प्रकरण हैं, पुलिस ने हर मामले में लगभग सफलता हासिल की है।
पुलिस की सफलता का राज क्या है? क्या पुलिस को जो जन सहयोग मिलता है इंदौर में, जिस तरह की बात कर रहे हैं, या आपकी टीम का जो है वो उस वजह से, किस वजह से आप? नहीं, पुलिस एक तो वैज्ञानिक तरीके से काम करती है, वैज्ञानिक ढंग से पुलिस काम करती है, और दूसरा लोगों का जन सहयोग भी मिलता है। हमारी टीम भी काफ़ी मेहनत से काम करती है, तब जा करके संभव हो पाता है। बहुत धन्यवाद हरिनारायण चारी मिश्र आपका, दर्शकों से बात करने के लिए। आप देख रहे थे इंदौर के आईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र को। वो बता रहे थे कि जन सहयोग और टीम की सहयोग के कारण इंदौर में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिली है। अपराधियों को किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि कानून में एक तरह से आपको कानून के ऊपर जो है वो विश्वास अर्जित किया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर ये है, जब आपका टॉक शो चल रहा था, जब आपसे वो रूबरू हो रहे थे, तभी शासन ने एक आदेश निकालकर उन्हें इंदौर का आईजी नियुक्त कर दिया है। ये भी एक बड़ी खबर है, इंदौर के लिए भी अच्छी खबर है, इंदौर के लिए सुखद खबर है कि इंदौर जोन के आईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र रहेंगे और वे इंदौर में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इंदौर को उनकी ज़रूरत है, उन जैसे कर्मठ व्यक्ति की, जो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपराध के खिलाफ खड़ा है। और इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश शासन ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इंदौर जोन की जिम्मेदारी दी है। दर्शकों की तरफ से, डिजाइना न्यूज़ की तरफ से हम उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंदौर में पूरी तरह से अपराध को नेस्तनाबूद किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद।